बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। बेसिकली एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती क्या है। आपने इससे पहले डिस्पोजल के बारे में सारी वर्किंग वगैरह कर ली कि डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल और एक्सचेंज थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में क्या, डिस्पोजल में क्या हो रहा होता है कि हम अपना कोई ओल्ड एसेट मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। तो ओल्ड एसिड को सिंपली मार्केट में जाके सेल कर देना इज कॉल्ड डिस्पोजल। जबकि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या है कि हम जिस पार्टी को अपना ओल्ड एसिड सेल करते हैं उसी से उसी टाइम पर न्यू एसिड परचेज भी करते हैं। तो इसे कहा जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब आप लोग देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डिस्पोजल की, एडिशन की और एक्सचेंज की, कि इन तीनों को आपने मर्ज कब करना है, इन तीनों को सेपरेट कैसे रिकॉर्ड करना है। मेरे पास एक पुराना मोबाइल मौजूद है जो मैं अभी यूज कर रहा हूं। मेरा इरादा बना कि मैं जाके अपने पास एक न्यू मोबाइल परचेज करूं। अपने मोबाइल को मैंने चेंज करना था। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ये कि मैं मार्केट में गया, मैंने ये मोबाइल मार्केट में पूछा कि ये कितने में सेल हो जाएगा। किसी भी एक शॉपकीपर को मैंने जाके ये सेल कर दिया और उससे जाके मैंने पैसे ले लिए। और नया मोबाइल किसी दूसरे शॉप की सेम टाइम चल रहा है, किसी दूसरी शॉप से जाकर मैंने जाके न्यू मोबाइल परचेज किया और उसको मैंने पेमेंट कर दी। अगर आप यहां पर भी देखो तो मैं डिस्पोजल भी कर रहा हूं, सेल ऑफ ओल्ड एसिड, और मैं न्यू एसिड परचेज भी कर रहा हूं। लेकिन हम इसको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। जहां पर डिस्पोजल अलग से रिकॉर्ड होगा और एडिशन ऑफ एसिड्स अलग से हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी है। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कब होगी? जब आप लोग जिस पर्सन से अपना न्यू एसिड परचेज कर रहे हो अपना ओल्ड एसिड भी उसी पर्सन को सेल करो सेम टाइम पर, तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाती है। मतलब मैं गया मोबाइल मार्केट में, वहां पर एक शॉपकीपर के पास गया, जो मोबाइल मुझे पसंद था वो शॉपकीपर के पास रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा भाई ये मोबाइल कितने का है, न्यू मोबाइल। तो उसने मुझे बताया कि भाई 80,000 रुपीज का है ये न्यू मोबाइल। अब एक सिचुएशन क्या थी कि मैं अपनी पॉकेट से 80,000 रुपीज निकालता, उसको पे करता, उससे मोबाइल परचेज कर लेता। मैंने उसे कहा कि भाई मैं ये मोबाइल परचेज करना चाहता हूं न्यू, लेकिन मैं साथ में आपको अपना ओल्ड एसिड दूंगा। अब मुझे बताओ, मैंने अपना पुराना मोबाइल उसको दिया। मैंने कहा अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। क्या अभी भी मैं उसे 80,000 दूंगा? नहीं। अब जो मेरा ओल्ड एसिड है वो मुझे अलाउंस दिलवाएगा उस 80,000 रुपीज के अंदर। तो शॉपकीपर ने मुझे कहना है कि भाई ये जो आपका पुराना मोबाइल है ये मैं 30,000 रुपए में रखूंगा। तो मैं उसको कैश में कितनी अमाउंट पे करूंगा? 50,000 रुपीज मैं उसको पे कर दूंगा। तो ये जो 30,000 रुपीज है ये बेसिकली ट्रेड इन अलाउंस है। क्या? ट्रेड इन अलाउंस मींस जो पुराना एसिड है वो कितने में सेल हो रहा है, या पुराना एसिड मेरे न्यू एसिड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कहलाता है ट्रेड इन अलाउंस। तो इस पर मुझे 30,000 का ट्रेड इन अलाउंस मिला। रिमेनिंग मैंने उसको 50,000 रुपीज पे कर दिए, न्यू मोबाइल लिया और मैं वापस आ गया। अब यहां पर देखें, ओल्ड एसिड का डिस्पोजल, न्यू एसिड की एडिशन, लेकिन डिस्पोजल और एडिशन अलग अलग रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये ट्रांजैक्शन कहलाती है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है वो ये है कि आपको ये तो पता है कि आपका पुराना एसिड आपकी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड है, मतलब WDV ऑफ एन एसिड एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपको पता होगी कि भाई आपने ये मोबाइल लिया था 50,000 रुपए का, उसके ऊपर 25,000 रुपए की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो आपकी बुक्स में वो मोबाइल कितने का रिकॉर्ड होगा? 25 था। आपको अपने एसिड की WDV का पता है। आपने क्या करना है, आप मार्केट में इसकी वर्थ देखोगे कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है।
जरूरी नहीं कि जो वैल्यू आपने रिकॉर्ड की हुई है मार्केट में भी वही वैल्यू हो, ये बात जरूरी नहीं है। तो फेयर मार्केट वैल्यू या जस्ट फेयर वैल्यू आपकी WDV से डिफर कर सकती है। ऐसा हो सकता है मार्केट में इसकी वर्थ 30,000 हो, ऐसा हो सकता है मार्केट में इसकी वर्थ 20,000 हो। तो मार्केट में आपने इसकी फेयर वैल्यू के बारे में पूछना है कि भाई मार्केट में ये एसिड कितने का। बात क्लियर? अच्छा, अब आपने ये देखा कि सपोज अगर मैं आपको ये एग्जांपल थोड़ी सी ट्विस्ट कर रहा हूं कि मेरे पास मेरा ये ओल्ड एसिड जिसकी WDV 25,000 है, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू है 20,000 रुपए, फेयर वैल्यू है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। मैं एक शॉप पे गया, उससे मैंने न्यू एसिड परचेज किया, न्यू मोबाइल परचेज किया। मैंने अपना पुराना एसिड उसको दिया, साथ में मैंने उसको 50,000 रुपए दिए। अब आपको क्या याद है कि मेरे इस एसिड की WDV 25,000 रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए, जो न्यू एसिड परचेज कर रहा हूं वो 80,000 रुपए का मार्केट में है। क्लियर? लेकिन जब मैं उसको परचेज करने लगा, मैंने क्या किया, 50,000 रुपीज कैश दिया, 50,000 रुपीज कैश दिया मैंने उसको, साथ में अपना पुराना एसिड दिया, नया एसिड लेकर आ गया। नए एसिड की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पर करूं, ये है क्वेश्चन जिसका आंसर इस टॉपिक में करना है हम लोगों ने। कि जो न्यू एसिड है वो न्यू एसिड आपकी बुक्स में रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पर होगा। तो स्टैंडर्ड ने हमें क्या कहा था कि भाई आपने अपने न्यू एसिड को रिकॉर्ड करना होता है एट कॉस्ट। स्टैंडर्ड की वर्डिंग थी इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये आया, कॉस्ट क्या है? अब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। क्या था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? दो बातें थी क्या? व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो जैसे ही मैं एसिड अपना परचेज करके आया, क्या वो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देगा? देगा। अब दूसरी बात ये आती है कि मैं इसको रिकॉग्नाइज करूं, तो मुझे पता हो कि भाई इसके रिकॉग्नाइज करने के लिए इसकी मेजरमेंट कौन सी वैल्यू पे करूं, तो कॉस्ट को भी तो डिटरमिन करूं। तो क्या मैं इस सिचुएशन में उसकी कॉस्ट को डिटरमिन कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो मुझे रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। तो जैसे ही रिकॉग्नाइज करने के लिए गए, तो हमें एसिड अकाउंट ने बोला कि भाई रिकॉग्नाइज करोगे कौन सी वैल्यू पर, इसकी मेजरमेंट कौन सी वैल्यू पे करोगे? तो मैंने कहा इसकी कॉस्ट के ऊपर। कहता बताओ कॉस्ट क्या है। अब आप बताओ न्यू एसिड को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे कर। हाँ जी, न्यू एसिड को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करूं? फिर से सुन लो, मार्केट में उसकी वैल्यू थी 80,000 रुपए। मैंने जो एसिड उसको दिया उसकी WDV थी 25,000। जो एसिड की, मेरे वाले एसिड की फेयर वैल्यू थी वो थी 20,000। साथ में मैंने उसको 50,000 रुपए कैश भी पे किए। अब मुझे बताओ मैं न्यू एसिड को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करूं, ये क्वेश्चन है। आपके ख्याल में कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए था? जी। अच्छा, कितने ऐसे जो कहते हैं 50,000 पर? तो बेटा साथ में मोबाइल भी तो दे रहा हूं अपना। लेकिन उसको डिस्पोजल में एक्सचेंज नहीं, डिस्पोजल तो वो एक अलग चीज है, वो तो डिस्पोजल तो जाएगा ही। अच्छा सपोज कि अगर आप अपने साथ ये ट्रांजैक्शन करो कि आप मुझसे ये मोबाइल मेरा लेके जा रहे हो, साथ में अपना मोबाइल भी दे रहे हो और साथ में 50,000 भी दे रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि ये मोबाइल आपको 50,000 रुपए का मिला है? आप अपने जो पुराना एसिड मुझे दे रहे हो उसकी वैल्यू भी तो शामिल करोगे ना। तो 50 तो गलत हो गए। ओके। हाँ जी, और सेकंड वैल्यू कौन सी आई थी हमारे पास? कोई 70 के अलावा भी है? 75। 75 आप कह रहे हो WDV, आप भी 75 पे हो। आप कह रहे हो कि कैश पेड प्लस WDV ऑफ एन एसेट, कैश पेड प्लस WDV ऑफ एन एसेट, आपका ये के मानना है। आपका भी गलत मानना है। भाई मैंने अपनी बुक्स में अपने एसिड को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है मार्केट में, इसको मार्केट वालों को इस बात से क्या गर्ज
कि मैं उसको डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20 करता हूँ, 30 करता हूँ, 50 करता हूँ। मैंने उसकी यूजफुल लाइफ 2 साल रखी, 4 रखी, 10 रखी, ये तो एस्टिमेशन है, ये तो एक अंदाजा है, अंदाजा गलत हो सकता है, तो WDV नहीं आती। ओके, तो मतलब 75,000 भी नहीं आएगा। अब बात आ जाती है कि जो 80,000 अपना न्यू एसेट जिस वैल्यू पे मौजूद है, तो मैं आपको 80,000 वाले भी मौजूद हैं, तो देखो क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में। यही अपना माइंड देखो, बेहतर है। अब मुझे बताओ कौन सी सिचुएशन बेहतर है? एक वो कि एग्जाम पर मुझ पे सिचुएशन पड़ी और उस टाइम पे मैंने ऐसा डिसाइड किया, तो आप खुद सोचो अगर आप ऐसा एग्जाम पे डिसाइड करते और गलत हो जाते वो ज्यादा अच्छा था, या आज गलत हो जाओ वो ज्यादा अच्छा है? तो हो जाओ गलत भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है एग्जाम तक परफेक्शन आ जानी है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी थी। देखो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को समझने के हजारों मेथड्स हैं, आप अपने माइंड से लेकर चलोगे ना तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, आपको पता चल जाएगा इसके पीछे का लॉजिक ये है। 80,000, मुझे एक बात बताओ, हम चलते हैं वैसे मार्केट में गया, मैंने उनसे पूछा भाई मोबाइल कितने का है, उन्होंने कहा 80,000, बात बिल्कुल सही थी। मैंने उनसे बार्गेनिंग शुरू कर दी, मैंने कहा नहीं यार 80,000 तो नहीं, वैल्यू को कम कर। उसने मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मैं उसको कितनी अमाउंट पे करूंगा? अब मुझे ये बताओ, मैं पे 75 कर रहा हूं, मोबाइल 80 का है, अपनी बुक्स में आके रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करूंगा? बेटा ट्रेड डिस्काउंट वैसे ही लेस हो जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट वैसे ही इनिशियल वैल्यू से ही लेस हो जाता है। मतलब घर लेकर आए मोबाइल, अम्मी अबू ने पूछा बेटा कितने का लिया, क्या कहोगे उनसे, कितने का लिया? सच बोलना है, मतलब मुसलमानों वाला नहीं बताना। तो बेटा जब आपको पता है 75 का है तो अकाउंट में तो 75 लिखो ना। हमें इस बात से नहीं गर्ज होती कि मार्केट में उसकी लिस्ट प्राइस क्या है, हमें इस बात से गर्ज है मुझे कितने का पड़ा है। ओके, तो ऐसा नहीं है जैसे आपने 50,000 रुपया पे किया था और साथ में मार्केट में आपके एसिड की वैल्यू क्या थी, 20,000, तो ऐसा नहीं है जैसे आप 70,000 रुपए दे रहे हैं, तो न्यू एसिड की वैल्यू 70,000। ऑलराइट, अच्छा अब इस चीज को देखो, तो जब हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियली कॉस्ट को डिटरमिन करना सीखा था, तो उसने पहली बात आपसे कही थी कि भाई कॉस्ट से मुराद अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड, कितना? 50,000। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो मैंने पे किया वो कितना? 50,000 प्लस अगर कोई आपके पास आपका अदर कंसीडरेशन है तो उसकी WDV नहीं, तो अदर कंसीडरेशन क्या थी? वो जो अपना पुराना एसिड दे रहा था उसकी फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, कॉस्ट ऑफ एसिड बन जाती है। बात समझ आ गई? तो बस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में यही एक चीज थी जो समझने वाली। ऑलराइट, चल गुड, शाबाश। अब आते हैं जरा इधर अपने इस कॉन्सेप्ट पे वापस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में देखो भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिस्पोजल ऑफ एन एसिड की मुझे जर्नल एंट्री बताओ, या मैं अगर आपसे ये कहूं कि डिस्पोजल ऑफ एन एसिड का मुझे अकाउंट बनाना बताओ, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी चीज है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ एन एसिड, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी जर्नल एंट्री को। जर्नल एंट्री, अच्छा जी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जर्नल एंट्री एक्सचेंज ऑफ एसिड में बेसिकली एडिशन एंड डिस्पोजल दोनों हो रहे होते हैं, उनको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, अब आपने एक ही ट्रांजैक्शन में इनको रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे अगर मेरे पास यहां पर जर्नल एंट्री में एक्सचेंज ऑफ एसिड डिस्पोजल की क्या एंट्री होगी, तो आप मुझे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या बताएंगे? आप मुझे कहेंगे कि सर सबसे पहले तो आप जाएं अपने पास अपने एसिड अकाउंट को
क्रेडिट कर दो बाय द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड जो आप दे रहे हैं, सबसे पहले उसको डी रिकॉग्नाइज करो, उसकी कॉस्ट से एसिड अकाउंट को क्रेडिट कर दो। एम आई राइट? फिर आप कहेंगे सर अगर आपने उसके एसिड अकाउंट में से उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया कॉस्ट पर, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी डेबिट कर दो। अब क्या न्यू एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी? नहीं, तो कंफर्म है कि ओल्ड की ही होनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा, जब आप कर रहे होते हैं ना डिस्पोजल, जब आप कर रहे होते हैं तो लाजमी बात है कि सेल प्रोसीड अमाउंट रिसीव करते हो, तो बैंक को हमेशा डेबिट करते थे। लेकिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बैंक को डेबिट करो। वो डिपेंड करता है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो या अमाउंट पे कर। अब देखो, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, जैसे मोबाइल की ट्रांजैक्शन कर रहे थे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन थी, मैं तो पे कर रहा था। लेकिन अगर यहीं पे शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अकाउंटेंट तो उसका भी होगा, उसके लिए भी तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। लेकिन क्या वो अमाउंट पे कर रहा था? वो रिसीव कर रहा था। तो ये चीज डिपेंड करेगी कि अमाउंट पे की गई है या अमाउंट रिसीव की। अगर अमाउंट पे की जाएगी या रिसीव की जाएगी, अगर अमाउंट रिसीव करेंगे तो कैश को डेबिट कर देंगे। कब? व्हेन रिसीव्ड। और अगर पे करेंगे तो फिर कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे व्हेन अमाउंट इज। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि मैंने बैंक या कैश को डेबिट करना है, या वो डिपेंड करता है कि मैं इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट रिसीव कर रहा हूं या पे कर रहा हूं। बात क्लियर हो गई? साथ में अब इस डिस्पोजल के अगेंस्ट न्यू एसिड परचेज भी तो कर रहे हो, और जब न्यू एसिड परचेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एसिड अकाउंट डेबिट भी होगा। तो अब एसिड अकाउंट, सेम एसिड अकाउंट डेबिट भी करोगे। किससे? किससे डेबिट करोगे? न्यू एसिड की कॉस्ट से। ऑलराइट, एसिड अकाउंट डेबिट होगा न्यू एसिड की कॉस्ट से। मतलब मैं अगर यहां पर आपको यही जो एग्जांपल हम लोग कर रहे थे, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि न्यू एसिड ने डेबिट हो जाना है 70,000 से, ओल्ड एसिड ने क्रेडिट हो जाना है 50,000 से। 50,000 से कॉस्ट 50 थी, ओल्ड एसिड की कॉस्ट 50 थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना है 25,000 से, तभी तो WDV 25,000 आएगी। WDV से लेस नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एसिड आएगी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं। WDV उस टाइम पर आती है जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना लिखी जाए, तब WDV आती है। जब एसिड अकाउंट है WDV बन रहा हो तब आएगी। अदरवाइज डिस्पोजल के टाइम पर आपने कॉस्ट ऑफ एसिड, और कॉस्ट मेरा मोबाइल की कॉस्ट 50,000 रुपए थी, 25,000 का वो डेप्रिशिएट हो चुका था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आएगी 25,000 की। साथ में मैंने कैश पे किया, तो कैश को क्रेडिट करूंगा बाय रुपीज
50,000। बात क्लियर है? तो आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी। अब वो बैलेंसिंग वैल्यू या तो डेबिट साइड पे होगी या क्रेडिट साइड, इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में होगी हमारे पास ये बैलेंसिंग वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर ये वैल्यू आ गई आपके पास यहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग वैल्यू जाएगी प्रॉफिट और लॉस, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करना है। तो जहां पे शॉर्टफॉल होगा वहां पे जाके रिकॉर्डिंग करोगे। अगर ये क्रेडिट साइड पे आपको डेफिसिट नजर आ गया, बैलेंसिंग वैल्यू यहां पर आ गई, तो ये रिकॉर्ड होगा एज गेन ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्लियर? और अगर ये बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास आ गई ऑन डेबिट साइड, तो ये रिकॉर्ड होगा लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर? और इसके फौरन बाद आपने लिख देना है एक्सचेंज ऑफ एसेट। डिस्क्रिप्शन, नरेशन लिखनी है, एक्सचेंज ऑफ एसेट। ये आप लोगों ने जाके इसको रिकॉर्ड करना है। नरेशन हर हाल में लिखिएगा। ये बात समझ आ गई है? कोई डाउट? ओके। हाँ वैसे फौरन बाद अच्छा होता है, सही है। जैसे इसको मैंने काट दिया हो। अच्छा, आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लगा दी, लेकिन लगाएं जरूर जर्नल एंट्रीज को। जी बेटा, नीचे जर्नल एंट्रीज के नीचे अंडरलाइन किया जाए हर जर्नल एंट्री के बाद, तो उसको इस तरह से लाइन लगा के क्लोज किया जाता है। और आपने ऐसा करना है। नरेशन को चाहे ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात समझ आ गई है सब बच्चों? ये थी इसकी जर्नल एंट्री। सपोज अगर यही काम आपने करना हो इसके लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट, तो हम लोग एक टी अकाउंट अपने पास बनाएंगे। किस नेम से? डिस्पोजल, बेसिकली डिस्पोजल अकाउंट, लेकिन डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। जी आप लोगों ने अपने पास मेंटेन करना है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? अच्छा, FR1 के अंदर ऐसा होता है कि मोस्टली हम लोग ना जर्नल एंट्रीज की तरफ चले जाते हैं। लेजर बहुत कम सिचुएशन में बना रहे होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जर्नल एंट्रीज की तरफ ही जाना है। हाँ, अगर कह दे कि जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, तो लाजमी बात है मैंने इधर रहना है। कह दे लेजर अकाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन, मैं उधर चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछे कि गेन और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन, अब ये नहीं कह रहा कि किस तरह से, तो जो आपको इजी लगे आप उसी पे चले जाना। आपको लेजर इजी लगे आप लेजर पे चले जाना, आपको जर्नल एंट्री इजी लगे आप जर्नल एंट्री पे चले जाना। फिर आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको आनी दोनों चीजें चाहिए। अब देखिए भाई, डिस्पोजल है लेकिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, तो नया एसेट परचेज भी कर रहे हैं जी। बेटा मेरा जो एसिड अकाउंट होता है ना, वो एट कॉस्ट तैयार होता है। ये बात समझ आई? लेकिन साथ में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट भी तो होता है। ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट हमेशा उस टाइम बनाया जाता है जब एसिड अकाउंट एट कॉस्ट हो, जब एसिड अकाउंट एट कॉस्ट। अब जब मैंने अपना ओल्ड एसिड परचेज किया था, तो मैंने उसको एसिड अकाउंट में कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था? 50,000 पे। बेटा जब डिस्पोज करने जाऊंगा तो एसिड अकाउंट से निकालूंगा, अभी तो 50,000 थी, क्योंकि वो तो कॉस्ट पे रखा हुआ है। ओके, तो निकालूंगा अभी तो 50,000 उसमें से। हाँ, अब इस ये जो अपनी WDV पर आया है ना, तो WDV पर ड्यू टू डेप्रिसिएशन आया है, तो उसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में उसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो मौजूद होगी।
हर साल की होगी ना, तो उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल दो, क्योंकि जब एसिड आपके पास नहीं रहा तो आपने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करना है, वो भी निकल जाएगी। तो एसिड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली मैंने उसकी WDV निकाली, लेकिन दोनों अकाउंट्स में ये अलग अलग मौजूद, तो हर अकाउंट में से उसका हिस्सा निकाल दिया। नहीं आई समझ? चले गुड। न्यू एसिड की कॉस्ट, न्यू एसिड तो हमेशा अपनी कॉस्ट पर आएगा, ठीक है। ओल्ड एसिड भी अपनी कॉस्ट पर जा रहा है, हाँ जी, क्योंकि एसिड अकाउंट मेंटेन ही एट कॉस्ट हो रहा है, इस वजह से। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर? चलें अब डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं थ्रू एक्सचेंज, बेटा इसमें एसिड अकाउंट ने डेबिट भी होना है, एसिड अकाउंट ने क्रेडिट भी होना है। क्यों? क्योंकि एसिड डिस्पोज भी हो रहा है और एसिड ऐड भी हो रहा है। अब ये डेबिट कौन से एसिड से रेलिवेंट होगा? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसिड अकाउंट से हो रहा है, लेकिन कौन से वाले? ओल्ड एसिड की कॉस्ट से, ओल्ड एसिड की कॉस्ट से डेबिट होगा और न्यू एसिड की कॉस्ट से क्रेडिट होगा। बेटा कुछ सोचे ना कि अगर न्यू एसिड आएगा, एसिड अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। तो फिर डिस्पोजल को क्रेडिट करो, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट होना होता है। अब जब पुराना एसिड सेल करने जा रहा हूं तो एसिड अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? एसिड अकाउंट क्रेडिट, तो फिर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गई अब बात? अब अगर ओल्ड एसिड को डेबिट साइड पे लिख दिया तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है ना, वो होता है कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट, मतलब उसके अपोजिट चलता है। तो जब एसिड अकाउंट ऑन डेबिट साइड आ गया तो इस ओल्ड एसिड की एक्यूमुलेटेड कहां जाएगी? क्रेडिट साइड पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर। फिर से सुनो, देखो भाई, अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो फिर क्रेडिट किसको करोगे? डिस्पोजल अकाउंट। एसिड को नहीं बचे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है और उसकी नेचर होती है क्रेडिट। तो जब आपने अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम करना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे तो कहां पर लेकर आओगे? डिस्पोजल के अकाउंट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाए। अब ये जर्नल एंट्री क्या बन रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? फिर दो सिचुएशंस हैं यहां पर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज में, कि या तो कैश रिसीव करोगे या फिर कैश पे करोगे। मतलब कैश की वैल्यू डेबिट साइड पर भी आ सकती है और कैश की वैल्यू अगर डेबिट साइड पर आई तो इसका क्या मतलब है? पे किया है। शाबाश, ये आ गया। कैश पे करोगे तो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर कैश पे करोगे तो डिस्पोजल अकाउंट की, क्यों? क्योंकि बच्चे कैश क्रेडिट हो रहा है। पे करूंगा तो कैश क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा। हर जर्नल एंट्री दो लेजर्स में जाती है ना, एक लेजर में अगर डेबिट होगी तो दूसरे लेजर में क्रेडिट। कैश पे कर रहा हूं तो कैश क्रेडिट, तो डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। अब अगर कैश पे कर रिसीव कर रहा हूं तो फिर कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पे जो कैश आएगा ये आएगा जब आप ये वाली चीजें लिख दें तो आपको मिलनी है आपकी एक बैलेंसिंग वैल्यू।
वो बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट साइड पे भी हो सकती है, क्रेडिट साइड पे भी हो सकती है। जहां पर भी हो आपने उसको लिखना क्या है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब अगर ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर हो तो शो करेगा गेन ऑन डिस्पोजल, और अगर क्रेडिट साइड पर हो तो शो करेगा लॉस ऑन डिस्पोजल, और आपका ये लेजर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। जी, किसी को कोई डाउट? तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम बातें क्लियर? तमाम स्टूडेंट को बातें समझ आ गई हैं? चलें, ये तो हो गई ना इसकी रिकॉर्डिंग। अब आते हैं हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस, और वो डिफरेंट सिनेरियो हैं हमारे पास हमारे अपने नोट्स। जहां पर अगर आपको ये टेबल समझ आ जाए ना, अगर ये टेबल समझ आ जाए, समझ लेना एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया, क्या ये टेबल हमें बता रहा है कि भाई न्यू एसेट को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है? क्या न्यू एसिड को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है? अब उसके लिए वो हमें बता रहा है कि भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। जैसा कि एक सिचुएशन जो अभी हम लोग फेस कर रहे थे कि जब मैं नया मोबाइल परचेज करने के लिए गया तो आप देखें कि मार्केट में उसकी वैल्यू भी मौजूद थी। क्या नया मोबाइल वैसे 80,000 का चल रहा था? क्या न्यू मोबाइल की फेयर मार्केट वैल्यू मौजूद नहीं थी? थी। जब मैं अपना पुराना मोबाइल बेचने गया ना, तो मेरा पुराना मोबाइल भी कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, मतलब मार्केट में जिंदा था। तो मुझे मार्केट में अपने पुराने मोबाइल की भी फेयर मार्केट वैल्यू मिल गई। ओके, देखो भाई पुराने मोबाइल की WDV तो हर हाल में होगी क्योंकि वो मेरे अपने अकाउंट्स में मौजूद है, उसका पता तो मुझे हर हाल में है पड़ा। अब क्या है, अब जब मैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने गया, मेरे पास न्यू एसिड जो परचेज कर रहा हूं उसकी भी फेयर वैल्यू है, जो पुराना एसिड सेल कर रहा हूं उसकी भी फेयर वैल्यू है, साथ में मैं कैश की ट्रांजैक्शन भी कुछ ना कुछ कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ये आता है कि न्यू एसिड की रिकॉर्डिंग उसकी फेयर वैल्यू पे करें या कोई और मेथड है? तो बात आई, स्टैंडर्ड ने क्या कहा था कि जो अमाउंट पे कर रहे हो वो प्लस कैश इक्विवेलेंट, तो वो तो उसी में आ गया ना, जो अमाउंट मतलब पे की, प्लस उसने क्या कहा था, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड, क्या ओल्ड एसिड। तो आपने जो प्रायोरिटी देनी है वो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड को देनी है, न्यू एसिड को नहीं देनी। जब दोनों मौजूद हों तो प्रेफरेंस दोगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड। तो न्यू एसिड की कॉस्ट कैसे बनेगी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पे, क्या अगर रिसीव किया है तो लेस कैश रिसीव, पे करोगे तो प्लस, रिसीव करोगे तो फेयर वैल्यू में से लेस कर दो। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मार्केट में गए और न्यू एसिड की फेयर वैल्यू नहीं थी, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू नहीं थी, जबकि मेरे ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू है, साथ में मैंने कैश की ट्रांजैक्शन भी कर दी, तो मुझे न्यू एसिड मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू चाहिए भी नहीं थी। क्यों? अगर होती भी सही तो मैंने प्रेफरेंस किसको देनी थी, और वो मार्केट में मौजूद है, तो बस वो उठा लो। क्लियर? ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, सपोज आप मार्केट में गए, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है, जैसे अभी हम लोग एक सिचुएशन कर रहे थे कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है 80,000 रुपीज, कैश मैंने पे किया 50,000 रुपीज, मेरे ओल्ड एसिड की WDV है 25,000, लेकिन एसिड पुराना है, आउटडेटेड है, मार्केट में वर्थ नहीं है, तो मुझे मेरे ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू का पता नहीं चल सकता। तो जब पता ही नहीं है तो प्रेफरेंस कैसे दूं?
सोचने वाली बात है ना भाई, प्रेफरेंस किस चीज को देनी थी, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू को, और वो मुझे पता ही नहीं है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई चाय बनाने लगे और चीनी घर में नहीं है, तो भाई शक्कर डाल लो, चाय तो बनानी है। अब यहां पर भी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन तो करनी है भाई, अगर ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू नहीं है तो अब मजबूरी है, अब न्यू एसिड की फेयर वैल्यू ले लो। गॉट इट? बात समझ आई है? देखो, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू कब लेंगे, जब ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू ना हो, तब न्यू एसिड की फेयर वैल्यू लेंगे। न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या आ रही थी, 80,000। कैश कितना पे किया था, 50,000। मुझे बताओ न्यू एसिड रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करूं, न्यू एसिड रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करूं? फिर से देख लो, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू 80,000, कैश पे किया 50,000, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी WDV 25,000। न्यू एसिड की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पे करें? बेटा न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है, ओल्ड एसिड की WDV तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना। मैंने आपसे पहले कहा कि वो तो मेरे मुताबिक मैं कहूं भाई लाख रुपए का है, तो जरूरी थोड़ी है लाख रुपए का हो। ओके, तो WDV तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई जी। 50 वाले, भाई 80,000 रुपए की चीज है, आप अपना पुराना एसिड भी दे रहे हो, 50,000 भी दे रहे हो, तब भी 50 पे आके रिकॉर्ड करोगे। 80, कोई ऐसा तो नहीं जो ये सोच रहा हो कि 80 + 50 = 130,000, तो एसिड ओवर स्टेट हो जाएगा। 80,000 रुपए का एसिड 1,30,000 रुपए में कैसे लिख सकते हो? तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या आप लोगों का जो एसिड है, एसिड ओवर स्टेट हो जाने हैं, जबकि प्रूडेंस ने क्या कहा था, एसिड को ओवर स्टेट नहीं करना। ओके, यही वजह थी कि ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू लेते थे, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू ली तो वो ज्यादा आ जानी है। ओके, बात समझ आई? तो फिर अपनी न्यू एसिड अपनी फेयर वैल्यू पे ही रहेगा, तब कैश प्लस माइनस नहीं करना, तब 80 पे ही रिकॉर्ड हो। मैंने 3 सिचुएशन बताई हैं, जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश, मतलब प्लस से मुराद है कि जब पे कर रहे हो, और माइनस से मुराद है जब रिसीव कर रहे हो। फिर मैंने दूसरी सिचुएशन बताई कि मेरे पास ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू है, न्यू की फेयर वैल्यू नहीं है, तो ओल्ड एसिड की ही फेयर वैल्यू हमें चाहिए थी, प्लस माइनस कैश। फिर मैंने तीसरी सिचुएशन बताई कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है, ओल्ड की फेयर वैल्यू नहीं है, तो ओ न्यू एसिड अपनी ही फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? चौथी सिचुएशन, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं, मार्केट में दोनों की वैल्यू नहीं है। नहीं, न्यू से मुराद यहाँ पे ये नहीं होता ब्रांडेड न्यू, मतलब आपके पास आपका मोबाइल मौजूद है, मेरे पास मेरा मोबाइल मौजूद है, दोनों ही मार्केट में नहीं है, आपके पास भी आउटडेटेड है, मेरे पास भी आउटडेटेड है, दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करने लग गए। नया फेयर वैल्यू आपके मोबाइल की है ना मेरे मोबाइल की है, लेकिन आपके मोबाइल की WDV आपके पास है, मेरे मोबाइल की भी WDV मेरे पास है ना। ये भी पता है कि कैश पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, भाई हम दोनों में से एक पे करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा, है ना ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में WDV ऑफ एन ओल्ड एसिड, WDV ऑफ एसिड गिवन, जो एसिड आप दे रहे हो ना, उसकी WDV प्लस माइनस कैश, जो एसिड ले रहे, मतलब मुझे नहीं गर्स कि इन्होंने अपनी बुक्स में अपने एसिड को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने ये नहीं देखना। मैंने क्या देखना है कि भाई मेरी बुक्स के अंदर मेरा एसिड कितने में रिकॉर्ड था, प्लस मैंने उसके ऊपर कैश कितना ली, या माइनस मैंने कैश कितना ली। बात क्लियर? अब जरा इस टेबल को पढ़ो, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसिड, और मुझे बताओ क्या ये टेबल आपको समझ आ गया है? अच्छा, अब आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेबल आपको समझ आया है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 मुझे सॉल्व कर देते हैं।
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल एंट्रीज बनानी है आप लोगों को, लेजर्स नहीं बनाने, जर्नल एंट्रीज बनानी है। सिचुएशन 1, 2 एंड 3 ए बी सी तीनों डिफरेंट है। पहले ए को सॉल्व करना है, फिर बी को सॉल्व करना है, फिर सी को सॉल्व करना है। शाबाश। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें, कहते हैं मिस्टर अली हैज एक्सचेंज एन एसेट विद अ न्यू वन। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन ना आपको इन फ्यूचर आपके एग्जाम में जरूर नजर आएंगे। IAS 16 का क्वेश्चन नामुकम्मल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के बगैर, मतलब जरूर हर हाल में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करवाएगा। क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड एंड इट्स एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब लाजमी बात है, मेरा अपना एसिड है, मुझे पता है तो मैंने इसको कितने में परचेज किया था, मेरे अकाउंट में कितने में मौजूद है, और उसको आज तक मैं कितना डेप्रिशिएट कर चुका हूं, उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी मुझे पता होगी। तो उसने वो दोनों बता। ऑलराइट, अब जब इसके सॉल्यूशन पे जाऊंगा ना, ये देखें, मैं अगर यहां पर बात करूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करने लगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, और सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को, अच्छा, चाहे फर्स्ट ऑप्शन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, भाई ये बात तो कंफर्म है कि एसिड अकाउंट का नेम गिवन है। नहीं, चले हम लोग एसिड ही यूज कर लेंगे। हम लोग एसिड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे बाय ₹26,000। ये तो हर हाल में ऐसा ही होगा, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए। बात क्लियर। फिर उसने क्या कहा, कहते हैं कैश पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन वाज रुपीज। भाई पे किया तो लाजमी बात है कैश ने क्रेडिट हो जाना है, कैश अकाउंट कितने से, ये भी हर हाल में ऐसे ही आएगा, चाहे ए पॉइंट करूं, बी करूं या सी करूं। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात आती है कि भाई न्यू एसिड को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है। न्यू एसिड रिकॉर्ड करूंगा तो बैलेंसिंग वैल्यू का पता चलेगा। तो न्यू एसिड के लिए उसने मुझे ऑप्शन ए में क्या कहा, कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज, तो क्या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड बताइए उसने, नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा, न्यू एसिड को, एसिड अकाउंट को डेबिट करूंगा बाय ₹100,000 फर्स्ट ऑप्शन के लिए। अब देखो बैलेंसिंग वैल्यू, डेबिट साइड का टोटल 126, क्रेडिट साइड का टोटल 116, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू कहां पर आएगी, ऑन क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट साइड पर आई तो क्या हुआ, हमें गेन हो गया। हाँ, लॉस क्यों है, 80 + 36 = 116। न्यू एसिड की फेयर वैल्यू 100,000 है, तो 100 पे रिकॉर्ड करूंगा ना, ए ऑप्शन। ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो यही तो हमने पढ़ा था कि वैसे ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू, लेकिन अगर वो गिवन ना हो तो फिर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू, और जब न्यू एसिड की फेयर वैल्यू आएगी तब प्लस माइनस कैश नहीं करना। ओके हो गया। अच्छा, अब ऐसा नहीं लग रहा, अगर मुझे आप 80 - 26 अपने ओल्ड एसिड की WDV बताओ क्या आ रही है, 54,000 WDV, और मैंने अमाउंट पे कितनी की, जबकि एसिड मैंने कितने का लिया, वन, तो 100,000 में से जरा 36 निकालो, तो वैल्यू 64 आ गई। तो ऐसा नहीं है, पुराना एसिड जो बेसिकली 54,000 का था आपकी बुक्स में, वो 64 में गया है, तो 10,000 का प्रॉफिट नहीं देके गया, तो वही गेन ही तो मैंने रिकॉर्ड किया है। ओके हो गई अब ये बात।
80,000 क्या है, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26 की है। 80,000 है बेटा जो ओल्ड एसेट की कॉस्ट है। मैंने ये मोबाइल परचेज किया था 2 साल पहले 50,000 रुपए का, क्या आज भी मार्केट में 50,000 रुपए का है? तो बेटा जब नहीं गिवन तो न्यू एसेट की फेयर वैल्यू तो गिवन है ना, तो वही लिखी है ना, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू ही अपनी। न्यू एसिड की कॉस्ट नहीं गिवन, ये ओल्ड एसिड की कॉस्ट है। क्वेश्चन तो गौर से पढ़ो ना, तो वो कौन पढ़ेगा, उसके लिए अलग से मुंशी रखा है? बच्चे ओल्ड एसिड की उसने आपको कॉस्ट बताई है कि वो 80,000 है और 26 उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। न्यू एसिड की फेयर वैल्यू 100,000, तो न्यू एसिड अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो एसिड डिस्पोज कर रहे हैं वो तो अपनी कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ ही डिस्पोज होगा ना। अब पॉइंट ए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यही इसका सोल्यूशन था। अच्छा इसी को कन्वर्ट करने जा रहा हूं पॉइंट बी में। तो अब जरा देखें बच्चे, पॉइंट बी में भी चला जाऊं तो ये तीनों चीजें एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई डाउट नहीं है ना ऐसा। बात आती है कि अब न्यू एसिड की कॉस्ट क्या आएगी, तो कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसिड हमें पता, तो हमें तो कोई मसला नहीं है भाई। तो कहते हैं ओल्ड एसिड की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 50। अब भाई ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू 50 है तो 50 पे जाके न्यू एसिड रिकॉर्ड नहीं करना, 50,000 प्लस कैश पेड, तो न्यू एसिड आपको कितने का मिल रहा है, 86,000 का। तो आप लोग यहां पे जाके अब न्यू एसिड की वैल्यू को लिखोगे, और ये 86,000 कैसे बना, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड, तो न्यू एसिड आपको पड़ रहा है 86,000। क्लियर? अच्छा अब यहां पे देखो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 116, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 112, तो कौन सी साइड ग्रेटर है, तो बैलेंसिंग वैल्यू कहां जाएगी, तो डेबिट साइड पे लेकर जाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्या आएगा, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज, ये ऑप्शन बी का आंसर था। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, कोई डाउट? चले अब सी पार्ट पे गए, ये आ गया हमारे पास सी पार्ट, पॉइंट सी। अच्छा पॉइंट सी में अगर गौर करें तो उसने क्या कहा कि ओल्ड एंड न्यू एसिड्स की फेयर वैल्यू गिवन इज नॉट नोन, तो जब नहीं है तब आएंगे WDV ऑफ एन ओल्ड एसिड, तो WDV ऑफ एन ओल्ड एसिड हमारे पास क्या आ गई, 80 माइनस 26 इज इक्वल टू 54, 54 प्लस 36, तो हमारे पास आंसर आएगा 54,000 प्लस 36, द वैल्यू इज, और जब आप लोग WDV पर अपने न्यू एसिड को रिकॉर्ड करते हो, नो गेन नो लॉस, कोई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में वैल्यू नहीं जाएगी, कोई गेन कोई लॉस नहीं होता। चेक कर लो, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 116, 80 प्लस 36 इज इक्वल टू 116, तो डेबिट क्रेडिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, आपको किसी किस्म का कोई गेन या कोई लॉस नहीं होता। अगर आप लोग अपने न्यू एसिड को रिकॉर्ड करते हो ओल्ड एसिड की WDV प्लस कैश पेड पर, तो आपको किसी किस्म का गेन या लॉस नहीं होता, आप बेसिकली जितने का एसिड था उतने ही आपको मिल गए, उतने ही आपने पे कर दिए, तो आप बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट पर हो। तो अगर आप लोग, आपको 90,000 की समझ आ गई है,
फिर 54,000 की समझ आइए क्या है, क्या है ये WDV ऑफ ओल्ड एसिड। ये क्यों लिया है मैंने 54,000 WDV ऑफ एन ओल्ड एसिड? मैंने बोला था कि अगर न्यू और ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो ओल्ड एसिड की, जो एसिड गिवन अप है उसकी WDV उठा, तो वो 54,000 प्लस कैश पे वो 36 किया, तो न्यू एसिड की वैल्यू क्या बन गई? जैसे ही 90 रिकॉर्ड किया डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, तो क्या बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है कोई? जब नहीं आ रही तो ना रिकॉर्ड करो, तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। जी, ओल्ड एसिड की WDV प्लस कैश पे। जी, एनी क्वेश्चन? अब आप लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होम असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करना। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना है, और उसके लिए ना मैंने ये एक किस्म का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो आप लोगों ने मेरे नोट्स में से एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।